हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है। आप लोग आंसर की मिला लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं और लाजवाब ये सारे क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक आर्थिक क्रिया है? आर्थिक क्रिया मतलब ऐसा क्रिया जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है, टका पैसा मिलता है। तो उत्पादन करने से, विनिमय से, उपभोग करने से इसमें टका पैसा का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तीन समस्या होता है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन हो, कैसे हो, किसके लिए हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल पढ़ा है, ये सारा का सारा हमने क्वेश्चन कराया आपको क्लास में, है ना। निम्न में से कौन सा एक सत्य कथन है? आपको सही कथन आपको चुनना है कि मानव की आवश्यकता अनंत होती है, बिल्कुल असीमित यानी अनंत होती है। साधन सीमित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दुर्लभता की समस्या चयन को यानी प्यारे बच्चों साधन सीमित होते हैं इसलिए हमको चुनना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्थिक समस्या का मूलतः किस तथ्य की समस्या होती है? आर्थिक समस्या तो फर्म के चयन की, चुनाव की, उपभोक्ता के चयन की, तो ये सबके लिए एक तरह से समस्या होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है? मूल्य का निर्धारण, वस्तु की कीमत का निर्धारण, उत्पादन फलन, कीमत का सिद्धांत, ये सारी चीजें हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र, ये प्यारे बच्चों उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? ऐसा होता है। इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु के प्रति नतोदर। मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया हुआ है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक यानी प्राइवेट व्यक्ति और साथ साथ में सरकार दोनों का नियंत्रण होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो वक्र आर्थिक समस्या को दर्शाता है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये जो दर्शाता है इसी को बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, प्यारे बच्चों पढ़ाए हैं आपको कुल उपयोगिता दूसरा नंबर चैप्टर में। जब हमारा कुल उपयोगिता प्यारे बच्चों आपका अधिकतम होता है तो सीमांत उपयोगिता हमेशा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो याद रखिएगा, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है उदासीनता वक्र कैसा होता है? उदासीनता जो वक्र होता है प्यारे बच्चों, ये उदासीनता वक्र का आकार ऐसे होता है। ये ऊपर से नीचे है ना, ऊपर से बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है और मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। कैसा होता है? उन्नतोदर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका प्यारे बच्चों, बजट रेखा के लिए आवश्यक होता है। बजट रेखा, बजट रेखा क्या दिखाता है प्यारे बच्चों? जो बजट रेखा होता है ये वस्तु है ना एक्स, वस्तु वाई और वस्तु एक्स, दो वस्तुओं की कीमत को दिखाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो ये दो वस्तुओं की कीमत को है ना, बंडलों का संग्रह यानी दो वस्तुओं का संग्रह को दिखाता है, विद्यमान बाजार की कीमत को दिखाता है, उपभोक्ता की आय को, बिल्कुल आय यानी हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे x1 है ना, यानी वस्तु x की मात्रा गुना वस्तु x की कीमत प्लस वस्तु y की कीमत गुना वस्तु y की मात्रा है ना बराबर m, है कि नहीं? यही होता है आपका समीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट हो जाएगा। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता क्या होती है? तो इसको मुद्रा के रूप में मापा जाता है। इन्होंने कहा था मुद्रा के रूप में नहीं मापा जाता है, संख्यात्मक रूप से मापा जाता है। बिल्कुल ये दोनों बात आपका ऑप्शन नंबर डी मार्शल के अनुसार सही हो जाएगा। अगला है आपका अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब क्या होता है? उपयोगिता का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ है गुण जिससे हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, जिसको हमको आनंद मिलता है, जिससे हमें हैप्पीनेस आता है, खुशी, आनंद है ना, उपयोगिता आवश्यकता को पूरे करने की शक्ति, ये सब के सब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्पादन तटस्थ वक्र का झुकाव कैसा होता है? तो उत्पादन जो उदासीनता वक्र है प्यारे बच्चों इसका आकार ऐसा होता है। तो ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है और ये दिखाता है घटता हुआ प्रतिस्थापन को। ठीक है, ये क्या दिखाता है? तो ये घटता हुआ प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मांग में कौन सा तत्व निहित होता है? तो मांग के नियम को कौन कौन सा प्रभावित करता है? वस्तु को खरीदने की क्षमता है ना, इच्छा, एक निश्चित कीमत होना चाहिए वस्तु का, व्यक्ति के द्वारा किया गया खर्च यानी खर्च करने की तत्परता, ये सारे के सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मांग फलन, प्यारे बच्चों मांग फलन हमने पढ़ाया था। मांग फलन क्या होता है? वस्तु एक्स का जो डिमांड होता है ये वस्तु x की कीमत का फंक्शन होता है। तो dx इज द फंक्शन ऑफ px, तो dx इज द फंक्शन ऑफ px। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों आपका ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के बदले में, जैसे चाय और कॉफी, जैसे आपका जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा स्प्राइट और कोका कोला, इस तरह का वस्तु, इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु। क्या बोलते हैं? स्थानापन्न वस्तु। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मांग को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो मांग को प्रभावित वस्तु की कीमत भी करती है कि वस्तु की कीमत ज्यादा तो मांग कम, वस्तु की कीमत कम तो मांग ज्यादा। आय में परिवर्तन, अगर आपका आय ज्यादा है तो मांग ज्यादा कीजिएगा, आय कम है तो मांग कम कीजिएगा। उपभोक्ता की रुचि यानी कि भाई जो व्यक्ति है, जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसका रुचि है कि नहीं खर्च करने के लिए, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सामान्य रूप से मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? मांग वक्र की जो ढाल होती है प्यारे बच्चों ये ऐसा होता है।
यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट, मांग की कमी। आप लोग को ये सारा चीज हमने पढ़ाया था कहां पर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, मांग का नियम, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। मांग में कमी निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ताओं की कमी। प्यारे बच्चों अगर आपका इनकम कम है तो मांग आप कम कीजिएगा, अगर खरीदने वाला व्यक्तियों की संख्या कम है तो मांग कम होगा, अगर आपकी रुचि कम है तो फिर भी मांग कम हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। मांग की लोच कैसा होता है? मांग की लोच प्यारे बच्चों क्या होता है? तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन है ना, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ, और ये एक संख्या होता है जो कि संख्यात्मक कथन है। ये कैसा कथन है? मात्रात्मक कथन है, संख्यात्मक कथन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? आवश्यक वस्तु जैसे दवाई, दवाई का कीमत बढ़े या घटे आपको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि आपका जीवन दांव में लगा हुआ है। मतलब ये प्यारे बच्चों पूर्णतः बेलोचदार होता है। कैसा होता है? पूर्णतः बेलोचदार। और पूर्णतः बेलोचदार का मांग क्या होता है? ईडी बराबर 0 होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मांग की कीमत की लोच का मतलब क्या होता है? मांग की कीमत की लोच का मतलब होता है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है? स्थानापन्न वस्तु जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं, जूता और मोजा साथ साथ में प्रयोग करते हैं, ये पूरक वस्तु है। कलम और स्याही, कागज और कलम, ये आपका प्यारे बच्चों पूरक वस्तु है। कलम, कार और पेट्रोल, कार चलाइएगा तो पेट्रोल जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना पेट्रोल का कार नहीं चला सकते, ये पूरक वस्तु है। लेकिन चाय और कॉफी ये आपका स्थानापन्न वस्तु है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सामान्य वस्तु के मांग की वक्र की ढाल कैसी होती है? सामान्य वस्तु वे वस्तु है जब व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो मांग बढ़ जाता है, व्यक्ति का इनकम घटता है तो मांग घट जाता है। और इसका आकार कैसा होता है प्यारे बच्चों? मूल बिंदु से ऐसे होता है। इसको धनात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। कैसे होता है? इसका ग्राफ धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका विलासिता वस्तुओं की मांग कैसी होती है? विलासिता वस्तु जैसे लग्जरियस गुड होता है, जैसे कार हो गया, जैसे फ्रिज हो गया, इसका कीमत थोड़ा सा घटता है तुरंत मांग बढ़ जाता है। अत्यधिक लोचदार होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। औसत परिवर्तनशील लागत पढ़ाए हैं आपको चैप्टर नंबर 3 में, उत्पादन तथा लागत वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 बाय गुलाब शर्मा, सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा। औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवीसी बराबर क्या होता है? हमने कहा था टीवीसी बटे क्यू, एवीसी बराबर टीवीसी बटे क्यू। तो टीवीसी बटे क्यू कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका टीवीसी बटे क्यू। अगला है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है, यानी परिवर्तनशील साधन कौन सा है? इसमें से पूंजी और भूमि ये दोनों का दोनों स्थिर संसाधन है। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? सक्रिय संसाधन है ना। जो मजदूर होता है वो काम करता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी मुद्रा जारी किया जाता है? सिक्का, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। साख मुद्रा ये आपका नॉर्मल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चलन में मुद्रा, नोट 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, ये बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? कौन है जो मुद्रा की पूर्ति को रेगुलेट करता है? तो याद रखिएगा केंद्रीय बैंक। भारत का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही क्या करता है प्यारे बच्चों? मुद्रा की पूर्ति का नियमन करता है कि मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, कितना नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक है, ये किस प्रकार का बैंक है? भारत का रिजर्व बैंक ये हमारा सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साख मुद्रा का विस्तार, इतना हलवा क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है, पहला बार इतना आसान आपको क्वेश्चन पूछे गए। अगर नहीं बन रहा है, आपको तैयारी की जरूरत है। और तैयारी कैसे होगी? तो मात्र 149 रुपए में आपको इकोनॉमिक्स का बैच मिल जाएगा। आप लोग प्ले स्टोर में जाकर के उम्मीद क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। या फिर सारा बैच लेना चाहते हैं सारा सब्जेक्ट का तो 399, ठीक। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नकद कोष अनुपात में क्या होता है? तो साख मुद्रा यानी मार्केट में पैसा कब बढ़ेगा? जब प्यारे बच्चों CRR कैश रिजर्व रेशियो के अनुपात घटाया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो जब ये घटता है CRR, तो तब जाकर के साख मुद्रा का विस्तार होता है। बैंक का एजेंसी रूप में क्या कार्य है? तो बैंक एजेंसी के रूप में प्यारे बच्चों ट्रस्टी का काम करता है। किसका काम करता है? ट्रस्टी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है ना, बीमा कराते हैं ना बैंक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जनता का बैंक कौन सा कहलाता है? जनता का बैंक जो आपका कमर्शियल बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नॉर्मल पंजाब बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक जनता का बैंक है, क्योंकि जनता यहाँ पर पैसा जमा करती है, निकालती है, एटीएम लेती है, उधार लेती है। केंद्र बैंक नहीं है, ये सरकार का बैंक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संकुचित मुद्रा है? संकुचित मुद्रा का मतलब मार्केट में पैसा कम, संकुचित मुद्रा। तो M3 और M4 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट, निम्नलिखित घिसावट व्यय। घिसावट व्यय निम्न में से किसमें सम्मिलित होता है? घिसावट व्यय प्यारे बच्चों, घिसावट व्यय जो होता है ये आपका होता है जीएनपी में। जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस डी यानी कि डेप्रिसिएशन। तो ये आपका जीएनपी में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तीन क्षेत्रीय मॉडल में तो प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था का जो तीन क्षेत्रीय मॉडल होता है, इसमें सरकार भी होता है, परिवार भी होता है और उत्पादन करने वाला इकाई भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह का प्रकार नहीं है? प्रवाह बताइए। पूंजी, निवेश, आय, मूल्यह्रास। प्रवाह मतलब होता है जो लगातार चलते रहे,
तो प्यारे बच्चों जो आपका निवेश है ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। आय आपका पूरा महीना काम कीजिएगा तब पैसा मिलेगा। मूल्य ह्रास ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। लेकिन पूंजी ये आपका स्थिर है, ये स्टॉक है, ये जमा हुआ है स्टॉक। तो ऑप्शन नंबर ए परवाह नहीं है, राइट हो जाएगा। स्टॉक चर का उदाहरण है, इसमें से कौन सा एक स्टॉक है? पूंजी। फिर से दोबारा आ गया वही क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ आपका, ऑप्शन नंबर पूंजी हो जाएगा। अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? जो अस्थायी पूंजी है जैसे डिजिटल बोर्ड, ये अस्थायी पूंजी है और ये लगातार घिस रहा है। तो घिसने से इसका मूल्य जो कम हो रहा है इसको बोलते हैं घिसावट मूल्य, इसको बोलते हैं मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मूल्य ह्रास। ठीक है, इन्फ्लेशन कर दिया यार, देखिए ठीक है, यहाँ पर होगा आपका डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर इंग्लिश का नीचे दिया होगा डेप्रिसिएशन, यहाँ पर आपका। ठीक, आगे बात करते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वस्तु की प्रकृति, वस्तु कैसा प्रकृति का है? संस्थानापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु है, सामान्य वस्तु, किस प्रकार का वस्तु है? कीमत, वस्तु की कीमत कितनी है, ज्यादा है वस्तु की कीमत या कम है, ये प्रभावित करेगा। आय आपका कितना है, ये सबके सब प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्पादन फलन में, उत्पादन किसका फलन होता है? उत्पादन फलन में उत्पादन जो होता है ये किसका फलन होता है बताइए? कीमत का, व्यय का, उत्पत्ति के साधनों का। तो उत्पादन फलन में जो वस्तु का उत्पादन होता है, उत्पादन की जो मात्रा होती है, उत्पादन की जो मात्रा होती है, ये उत्पादन के साधन हमने पढ़ाया था ए बी सी डी ई, यानी प्यारे बच्चों आपका भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक, इन सब का साधन का अनुपात होता है ना। तो फलन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है? अगर अल्पकालीन पूछा जाता तो आप लोग क्या बोलते? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। दीर्घकाल पूछा है तो पैमाने का प्रतिफल का नियम, है ना, तो पैमाने का प्रतिफल का नियम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पढ़ा है चैप्टर नंबर 3, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगला है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट। प्यारे बच्चों अगर कोई बैच लेने में आपको दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7543 044 368, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य रूप से कारण क्या है? उत्पत्ति ह्रास नियम, यानी कि उत्पादन के साधन ज्यादा है फिर भी उत्पादन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि साधनों की सीमितता और साथ साथ में संसाधनों का अपूर्ण स्थानापन्न, सही से स्थानापन्न नहीं हो पाया। तो ये दोनों का दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा उत्पादन का एक साधन है? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तकनीक, ये सब के सब उत्पादन के साधन है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका प्यारे बच्चों मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से कौन सी लागतें शामिल होती है? मौद्रिक लागत, तो मौद्रिक लागत में आपका व्यक्त लागतें, जो भी व्यक्त लागतें हैं जो हमको दूसरे को पे करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, ये आपका मौद्रिक लागत। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव आता है? तो उत्पादन जब बंद कर देंगे तो स्थिर लागत बढ़ जाती है, नहीं। परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, नहीं। परिवर्तनशील लागत सीधा सीधा बंद हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास एक चीनी का फैक्ट्री है, अब चीनी उत्पादन ही नहीं कर रहे हो तो गन्ना काहे लाओगे? तो गन्ना जो कच्चा माल है इस पर खर्चा किया जाने वाला जो पैसा है वो बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो परिवर्तनशील साधनों पर जो लागत है वो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है बताइए? नहीं पढ़ा है क्या? यस सर जी पढ़ाए थे। औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है, सीमांत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है, तो यू आकार का जैसा होता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होता है बताइए? कुल उत्पादन जब अधिकतम होता है तो बताइए कुल उत्पादन पहले शुरू में तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर अधिकतम हो जाता है। और सीमांत उत्पादन कैसा होता है? तेजी से बढ़ता है, तेजी से घटता है। तो जब कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है तो सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। याद रखिएगा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किससे संबंधित है? दीर्घकाल से। दीर्घकाल में लागू होता है? नहीं सर, अल्पकाल में, है ना। दीर्घकाल में आपका पैमाने का प्रतिफल लागू होता है, तो ये आपका अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है ज्यादातर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन बुक 2 से पूछा गया है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? कौन सा हमारा है लागत जो कि स्थिर लागत नहीं है? तो कच्चा माल ये हमारा परिवर्तनशील लागत है। कच्चा माल कैसा है? परिवर्तनशील लागत है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन कहां करते हैं? सामान्य रूप से सभी वस्तुओं की कीमत का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। कहां करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है? पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करना। एक डिजिटल बोर्ड है, 2 डिजिटल बोर्ड लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं? पूंजी का निर्माण। क्या बोलते हैं इसको? पूंजी का निर्माण। इनमें से कौन सा एक स्टॉक है? संपत्ति, निर्यात, बचत, लाभ। तो बचत, लाभ, निर्यात ये सब के सब प्रवाह है, जबकि इसमें जो संपत्ति है प्यारे बच्चों ये आपका स्टॉक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, तो उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन है प्यारे बच्चों इस पर जो प्रभाव है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, तो स्थिर और परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, केवल स्थिर लागतों पर। तो प्यारे बच्चों उत्पादन की मात्रा अगर ज्यादा करेंगे तो आपका परिवर्तनशील लागत ज्यादा, और उत्पादन की मात्रा कम तो परिवर्तनशील लागत कम, तो इस पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्थिर लागत स्थिर रहने वाला लागत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? यानी प्यारे बच्चों फैक्टर कॉस्ट पर जब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी निकालते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसी को तो बोलते हैं नेशनल इनकम, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? अर्धनिर्मित वस्तुएं, जैसे कि आपने प्यारे बच्चों बनाया, क्या बनाया? जैसे कि आपने जो है बनाया, मान लीजिए
कपास से बनाया धागा, और धागा से बनाया वस्त्र, धागा और धागा से बनाया वस्त्र। तो ये जो धागा है, धागा ये अर्धनिर्मित वस्तु है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से करते हैं? तो राष्ट्रीय आय को मापने का आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, ये सारे के सारे विधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका प्यारे बच्चों, लाभ को निम्नलिखित में से कौन कौन से घटक है? लाभ, तो लाभ के अंतर्गत लाभांश, निगम कर, अवितरित लाभ, ये सबके सब आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, उत्पादन विधि के द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है? तो उत्पादन विधि के द्वारा घरेलू जब उत्पाद की जो गणना होता है, इसमें आपको है ना वैल्यू एडेड को जोड़ा जाता है, यानी कि प्यारे बच्चों मूल्यवर्धन को जोड़ा जाता है। इसमें से कौन सा एक विधि ग्राह्य मुद्रा है? लीगल टेंडर है, यानी लीगल, जिसको लेना आपको अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति आपको देगा पैसा तो लेना ही पड़ेगा। ये प्यारे बच्चों आपका जो साख प्रचलन मुद्रा है ना, जो भी 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए का नोट है, केंद्र बैंक के द्वारा जारी किया गया नोट, ये सबके सब विधि ग्राह्य मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मुद्रा की क्रय शक्ति का ह्रास मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों, मुद्रा की क्रय शक्ति का ह्रास का मतलब कि मुद्रा का मूल्य घट जाना। तो मुद्रा का मूल्य घट जाने का मतलब क्या है? कि वस्तु का कीमत बढ़ गया है, वस्तु महंगा हो गया है, इसलिए हमारा कीमत वस्तु की मुद्रा का मूल्य घट गया है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि महंगाई हो गया है। ठीक है। अगला है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन कौन सी कठिनाई होती है? दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, ये सबके सब आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मुद्रा का कार्य इनमें से कौन सा है? बताइए, मुद्रा का जो कार्य है इसमें से कौन सा होगा? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस विधि से जो है हम बैंक से मुद्रा निकालते हैं? आहरण पत्र के द्वारा, चेक के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, इन सब के माध्यम से हम लोग पैसा निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका, व्यापारिक बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? जो व्यापारिक बैंक होता है जैसे सीबीआई, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इसका पहला कार्य क्या है? तो जमा को स्वीकार करना, हमको लोन देना, साख निर्माण करना, ये सब के सब इसका प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका, बैंक के द्वारा साख सृजन का प्रमुख आधार क्या है? तो प्यारे बच्चों, बैंक जो लोगों को लोन देता है, साख सृजन करता है, ये कैसे करता है? तो इसके पास जो पैसा जमा आता है उससे पैसा दूसरे को पैसा दे देता है, दूसरे को उधार देता है। जो नगद कोष है उसके पास नगद पैसा उससे करता है, अधिविकर्ष से करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देश में कागजी नोट जारी करने का काम कौन करता है? जो भी 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, ये कौन जारी करता है? आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण कैसे करता है? तो साख नियंत्रण प्यारे बच्चों, ये आपका बैंक रेट यानी प्यारे बच्चों ब्याज दर के साथ, है ना। उसके बाद आपका खुले बाजार की प्रक्रिया के माध्यम से, सीआरआर के जरिए, सीआरआर को कभी बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। तो ये सब कैसे हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका प्यारे बच्चों, भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो जितने भी भारत का बैंक है इन सबका संरक्षक माना जाता है कौन? भारत का रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। केंद्र बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही बात है। बैंक का एजेंट के रूप में, बैंकों का बैंक कहलाता है, नोट जारी करने का काम करता है, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका रोजगार सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो रोजगार प्यारे बच्चों आपका सिद्धांत जो है ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है ना। जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सी लागत हमेशा कभी भी शून्य नहीं हो सकता? स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहेगा, कभी कभी शून्य नहीं हो सकता। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मुद्रा का काम क्या है? प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, तृतीयक कार्य, आकस्मिक कार्य, ये सारे के सारे कार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय बैंक देश में सभी बैंकों का संचालन करता है, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय बैंक सरकार का स्वामित्व करता है। केंद्रीय बैंक पर किसका अधिकार होता है? सरकार का। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, बिल्कुल सारी की सही बात सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका, साख गुणक का मान क्या होता है? साख गुणक का मान प्यारे बच्चों के बराबर 1/CRR। क्या होता है? CRR 1/CRR। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आएगा? भूमि, वन, खनन, ये सबके सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है स्थिर मूल्य पर आकलित यानी प्यारे बच्चों फैक्टर कॉस्ट पर, यानी आधार मूल्य पर, है ना। स्थिर मूल्य यानी आधार मूल्य पर। तो जब आधार मूल्य पर हम जीएनपी निकालते हैं प्यारे बच्चों, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये कहलाता है वास्तविक। और जब हम लोग चालू मूल्य पर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मौद्रिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीएनपी, है ना, वास्तविक जीएनपी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने दिया था। और उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत हिग्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता की माप की इकाई क्या होती है? यूटिल यानी इकाई होता है कि नहीं? यूटिल्स होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपके थे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। ज्यादातर क्वेश्चन बुक 1 का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से पूछा गया था, और कुछ क्वेश्चन बुक 2 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप ये सारा सेशन आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। बताएंगे आप लोग कितना आपका सही हुआ। करते हैं सेशन को समाप्त, है ना। बाकी आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग
देख सकते हैं आर्थिक समस्या, अवसर, लागत, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वगैरह से क्या समझते हैं, ये सारा चीज हमने पढ़ाया है। मांग की लोच से क्या क्या जानते हैं, है ना, मुद्रा को परिभाषित कीजिए, है कि नहीं, बैंक दर को परिभाषित कीजिए, बजट रेखा से क्या समझते हैं, अंतिम वस्तु किसको बोलते हैं, ये सारा चीज हमने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्लास कर लीजिएगा अच्छी तरह से, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।